सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। ज़रा देखें, ये आपका एक चैप्टर का इन्होंने ओवरव्यू दिया है। मैं आपको यहाँ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेड टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और, ठीक है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट शीट में हम कॉस्ट निकाल रहे थे वो हमारी कॉस्ट शीट कॉस्टिंग कहलाती है। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begin with the recording of income and expenditure on the basis of which they are calculated and end the preparation of periodical statement. कॉस्टिंग एक मेथड हो गई और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग हो गई। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेक्निक टू द साइंस, आर्टिस्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसको थंब रूल देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया प्रिंसिपल्स, जो फॉर्मूलेज हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जिस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और कॉस्टिंग हाउ टू असरटेन दी कॉस्ट। क्लियर है ना? नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग को देखती है। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जब हम अकाउंटिंग को करते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे कि ये काम करें या ना करें, ये प्रोजेक्ट शुरू करें या ना करें। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट प्रोजेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर for profit and not for profit enterprises in the public and private sectors. Now, cost management. So it is the application of management accounting concept, method of collection, analysis and presentation of data to provide the information needed to plan, monitor and control cost. ये आपकी cost management है। So now objective of cost accounting क्या है? अब यहाँ से हम लिख लेते हैं। What is the ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ठीक है जी। अब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, एक तो है हमारा जिसे हम कहते हैं कॉस्ट को एसरटेन करना। एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जब आपकी कॉस्ट एसरटेन होगी तभी आपको पता रहेगा कि मेरा इतना प्रॉफिट जोड़ना है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में कोई मेजर फर्क नहीं होता है, बट कॉस्ट कंट्रोल एक टारगेट होता है कि भाई हमें इतनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, और कॉस्ट रिडक्शन एक कंटिन्यूस एक्टिविटीज है कि आप कंटिन्यूसली और एफिशिएंट और एफिशिएंट और एफिशिएंट होते जाएं। सपोज करो आपकी अभी कोई रॉ मटेरियल की कॉस्ट 7 रुपये है और आपने टारगेट रखा कि भाई हम 6 रुपये पे लाएंगे, तो ये कॉस्ट कंट्रोल हुआ। लेकिन अब आपने कहा और एफिशिएंट करके हर साल आप उसमें कुछ ना कुछ कम करते हैं, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। सो फिफ्थ इज एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ each activities and डिसीजन मेकिंग में
हम जो हेल्प करें, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग से अचीव करते हैं। ठीक है, यहाँ से इन्होंने कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल का डेफिनेशन दिया है, जरा पढ़िए। सो नाउ कॉस्ट कंट्रोल aims at maintaining the cost in accordance with the established standard, and cost reduction is concerned with reducing cost. It's challenge all the standard and endeavored for to better them continuously. Cost control seeks to attain lowest possible cost under existing condition. Cost reduction recognize no condition as permanent, since the changes will result in lower cost. In the case of cost control, emphasis is on the past and present. In the cases of cost reduction is on the present and future. वो कहते हैं कि पास्ट में इतनी थी तो अब इतनी करनी है, वो कहेंगे आज इतनी है तो अगले साल हमें इतनी करनी है। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव फंक्शन है, कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव फंक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड, कंट्रोल अचीव हो गया। कॉस्ट रिडक्शन में कोई टारगेट नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा जरूर। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, scope of the cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग एक तो जो इसका स्कोप आता है वो आता है कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट एनालिसिस में, कॉस्ट कंपैरिजन में, कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट रिपोर्ट में, एंड स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस में। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ या इससे ज़्यादा है तो उसे अपनी बुक्स में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए और कॉस्ट ऑडिट अलग से करवाएगा वो। तो ये हमारे स्कोप्स हैं। अब आया एक टॉपिक इसमें, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम है। नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करने की बात आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके आगे का पार्ट है। चलिए पढ़ते हैं इसको। सो देखिए, cost and management account as a discipline is interrelated and independent of other discipline of accounting. So as we already studied that through cost accounting and management accounting is used synonymously, but there are few differences. Management accounting is an open-ended discipline which enable manager to take informed decision. Management accounting takes input from the cost and then take a decision. ये इन्होंने डिफरेंसेस दिए हैं। नेचर, ये क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखते हैं और क्वांटिटेटिव दोनों देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है इनका, इट्स रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एरिया, इसका एरिया सिर्फ कॉस्ट असर्टेन का है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइडर स्कोप है, उसमें फाइनेंशियल, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग सब आ जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, इट यूज बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट
इट फोकस ऑन द प्रोजेक्शंस फ्यूचर्स में. डेवलपमेंट में इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल्स. इट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विद द मॉडर्न बिजनेस रिक्वायरमेंट, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड. ये डिफरेंस है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब आगे क्या करे कंपनी, किस सेगमेंट में जाए, किस प्रोडक्ट को लॉन्च करे. ठीक है. एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में इट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. सिमिलरली इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंसेस भी दिए हैं. ठीक है, वो आप पढ़ने से आपको समझ में आएंगे कि क्या होते हैं. ऑब्जेक्टिव, नेचर, रिकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, टाइम पीरियड, प्रेजेंटेशंस. ठीक है. चलिए अब आ जाता है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. चलिए समझते हैं इसको. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल्स हैं. The role of the cost and management accounting system is to provide relevant information to the management for decision making, assist management for planning, measurement, evaluation, controlling of business activity, and help in allocation of cost to product and inventories for both external and internal users. So the function of cost and management accounting includes, यहाँ पर आ गया, collection and accumulations of cost for each element of cost, assigning cost to cost objective to ascertain the cost, and cost and management accounting department sets budget and standard for a particular period or activities beforehand, and these are compared with the assigned and ascertained task. हम लोग पहले बताते हैं कि भाई इसका इतना आना चाहिए कॉस्टिंग टोटल, फिर हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं. ये हमारी रूल्स आते हैं. अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा, यूज़र कौन कौन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. सो इंटरनल यूजर्स में मैनेजर्स, कंपनी के ऑपरेशनल लेवल स्टाफ्स, एम्प्लॉयज़, ये सब यूजर्स हैं. एक्सटर्नल यूजर्स में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, लेंडर्स, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर्स. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज एसेंशियल ऑफ अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम. एसेंशियल क्या है गुड अकाउंटिंग सिस्टम्स के. एक तो ये इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए. यूनिफॉर्मिटी से मतलब है कि जैसे जो कॉन्सेप्ट पिछले साल फॉलो किए हैं वो इसी साल फॉलो करें. इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, डाटा एक ही जगह हो, फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टिव होना चाहिए, एंड ट्रस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर होना चाहिए. फिर आता है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम. एक्चुअली इसकी जो मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ इससे मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ. अगर मैं इसकी थ्योरी में जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और आपको भी बोरियत होगी. सो हम लोग एक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं जिससे आप इस सारे टॉपिक्स को जल्दी से समझें. थ्योरी क्या होती है, जब आप इसकी बुक से भी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, बट अगर आपने पहले ही नहीं समझा तो क्या समझोगे आप. ठीक है. सो नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम. ठीक है, कैसे हम कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं. चलिए पढ़ते हैं. एज इन द केस ऑफ एवरी अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इज टू बी कंसिडर्ड वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू हैव अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन. A well-established costing system should provide all relevant information as and when required by the management. So before setting up the systems, the following factors should be considered. Number 1, objective क्या है हमारा सिस्टम को लगाने का, हमारा बिजनेस और इंडस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरकी क्या है हमारी, प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा, मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में कैसे होगा, मेंटेनेंस ऑफ मेथड्स, जो कॉस्ट रिकॉर्ड है उनकी क्या मेथड होगी. ठीक है. स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेज एंड ऑडिट कैसे होंगे, एंड इंफॉर्मेशंस एट्रीब्यूट्स. इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम द कॉस्टिंग सिस्टम शुड पजेस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए. ये चारों फैक्टर उसके अंदर होना चाहिए. ठीक है. आईटी डिपार्टमेंट, अब जो नया टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बहुत यूज़ कर सकता है, इसी के बारे में यहाँ दिया है. चलिए पढ़ते हैं. द कॉस्ट अकाउंटिंग विद द यूजेज ऑफ आईटी. द इंफॉर्मेशन technology in a business organization has become essential for today's business environment.
With the expansion of e-commerce and increasing competitive business environment in IT is becoming an integral part of each activity in an organization, including cost and management accounting. So IT has changed the cost and management accounting function drastically with the introduction of ERP. जब से ERP आ गया है आपके काफ़ी मैनुअल काम खत्म हो जाते हैं. सो द इम्पैक्ट ऑफ, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, द इम्पैक्ट ऑफ IT in cost department may include the following. Number 1, after the introduction of ERP, different functional activities get integrated. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. A move towards paperless environment can be seen, क्योंकि सारा सिस्टम पर है. Information technology with the help of internet help in resource procurement and mobilizations. Cost information for cost center or cost objective is ascertained with accuracy in timely manners. Uniformity in preparations of reports, budgets and standard can be achieved with the help of IT. Cost and revenue variance reports are generated in real-time basis. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. IT enables an entity to monitor and analyze each process of manufacturing or service activities closely to eliminate non-value added activities. IT का इंट्रोडक्शन होने से काफ़ी हेल्प हुई है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शन में. सो नाउ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें. कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए इसको समझते हैं. Cost objective is anything for which a separate measurement of cost is required. Cost objective may be product, a service, a project, a customer, a brand, category and activities और कुछ भी. सपोज कर लीजिए मैं एक आज ये नया पेन लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना. तो कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में इन्होंने दिया है, जैसे प्रोडक्ट में कहें स्मार्टफोन, टैबलेट, एसयूवी, कार, बुक, कुछ भी. डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है. एक्टिविटी की बात करें तो क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है. तो ये आपके कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. अब आती है कॉस्ट यूनिट्स. कॉस्ट यूनिट से पहले मैं आपको थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात करूँ. आपकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 5 फुट 6 इंची. तो आप 5 फुट 6 इंची क्यों कहते हो, आप 10 लीटर क्यों नहीं कहते हो, आप 50 किलोग्राम क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि आप लंबाई की बात कर रहे हो. तो क्योंकि हर पैरामीटर का एक सेपरेट यूनिट दिया है. आप कितना दूध पीते हो, आप कहोगे सर 500 ml पीता हूँ मैं, मिलीलीटर में. आप 6 इंच दूध क्यों नहीं पीते हो, आप 2 इंच दूध क्यों नहीं पीते हो. आप कितनी सब्जी खाते हो, तो किलो में खाते हो. आपने कितने फल खाए, तो आप कहोगे ½ kg फल खाए मैंने. आपने 500 ml फल क्यों नहीं खाए. पॉइंट समझ रहे ना मेरा. तो यूनिट आपका उस पैरामीटर पे डिफाइन करता है कि आप किस पैरामीटर की लंबाई पे कर रहे हैं, लिक्विड में कर रहे हैं कि मास पे कर रहे हैं. इसी तरीके से इंडस्ट्री के हिसाब से यूनिट चलती है. अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट में आपका पर बैग यूनिट चलती है कि एक बैग बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है. अगर मैं पावर की बात करूं तो पर हॉर्स पावर या पर किलोवाट आवर आएगा. अगर मैं स्टील की बात करूं तो पर टन आएगा. अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो अगर बस ट्रांसपोर्ट है तो पर किलोमीटर पर पैसेंजर मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है. और अगर मैं रेलगाड़ी की बात करूं तो पर किलोमीटर पर टन क्या कॉस्ट आ रही है. ठीक है, तो ये कॉस्ट यूनिट पर डिपेंड करता है. ये समझाना चाह रहा था मैं. देखिए जैसे अब आपकी ब्रिक है तो ब्रिक में पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट लेते हैं कि एक ब्रिक की कॉस्ट लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं. तो कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट दैट डिफाइन दी, जिससे हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं उस इंडस्ट्री की या उस प्रोडक्ट की. ठीक है ना. कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ये एक नया वर्ड आया है आपके लिए. आप कहोगे सर मैंने बस ड्राइवर सुना था, ट्रेन ड्राइवर सुना था, कॉस्ट ड्राइवर भी कुछ होता है. तो यस, कॉस्ट ड्राइवर होता है. सो कॉस्ट ड्राइवर is a factor or variable which affect level of cost. Generally, it is an activity which is responsible for cost incurrence. So, level of activity or volume of production is the example of cost drivers. Suppose करिए मैं कहता हूँ आपसे कि आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 25 रुपये है.
मतलब जितने ऑर्डर आप प्लेस करोगे हर ऑर्डर की कॉस्ट 25 रुपये है। अब आप कहिए नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, आपने कहा 200 हैं, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5000। आपने कहा 1000 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 25000। आपने कहा 10,000 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 2.5 लाख। तो ये जो 200, 1000 और 10,000 हैं, दीज आर नथिंग बट द वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम आपका कॉस्ट ड्राइवर है जो कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है। गेटिंग मी? आई थिंक कुछ कुछ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला टॉपिक है इसमें, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं? कॉस्ट को हम अलग अलग सेंटर के हिसाब से काम करते हैं। चलिए बताता हूँ मैं क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देखिए, with the growth of organization, its function, organization structure and other related function also grows. So to have a better control over organization, management delegates its responsibilities and authority to various department or person. आप देखिए जो बड़ी कंपनीज है तो वो क्या करती हैं, वो एक एक डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट मैनेजर अलग अलग अपॉइंट कर देती हैं, और उन डिपार्टमेंट मैनेजर से कहा जाता है कि तुम्हें इतना प्रॉफिट कमा के देना है। सो दीज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बिकॉज दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, revenue profitability of their departments. So performance of these responsibility centers are measured against certain set standards. तो इनमें जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं। नंबर 1 कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। हम बात कर रहे हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में। इन्होंने बताया 4 सेंटर होते हैं। एक हो गया आपका कॉस्ट सेंटर, दूसरा आपका हो गया प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड रेवेन्यू सेंटर। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो इनके वर्ड हैं वही उनका मीनिंग निकलता है। जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो कॉस्ट सेंटर है, जहाँ पे रेवेन्यू आ रही है वो रेवेन्यू सेंटर है। अब सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा सेंटर होगा? आपका कोई सर रेवेन्यू सेंटर होगा। वेरी गुड। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, चलिए पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज़ हेल्ड अकाउंटिंग फॉर इनकरिंग्स ऑफ कॉस्ट विच आर अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है। द कॉस्ट सेंटर आर ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पर फिर से इन्होंने बता दिए कि कॉस्ट सेंटर हमारे 2 तरीके के हैं। एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, दूसरा डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो इससे हमारी कॉस्ट भी 2 तरीके की आ गई, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई और एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में क्या है? कॉस्ट सेंटर वेयर आउटपुट इज मेजरेबल एंड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट कैन बी स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द वेल established स्टडी एंड estimate ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट or unit to produce a product is set. The actual cost for input is compared with the standard cost. Any deviation, ये लाइन पढ़िए जरा। The actual cost for input is compared with the standard cost. तो जहाँ पर ये कंपैरिजन होता है तो जो मैनेजर है उस कॉस्ट सेंटर का, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी डिपार्टमेंट की कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के पास रखे।
तो बेसिकली आपकी कॉस्ट सेंटर में जहाँ पर आउटपुट को मेज़र किया जा सकता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर है, और जहाँ पर आउटपुट को मेजर नहीं किया जा सकता वो आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब R&D डिपार्टमेंट आपका कोई प्रोडक्शन तो करता नहीं है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्शन करता है, नहीं करता है, तो ये आपके डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू सेंटर की। रेवेन्यू सेंटर कौन सा है, मैं बता चुका हूँ, जहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो सेल सेंटर्स। प्रॉफिट सेंटर क्या है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैविंग बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जिसमें कि अब आप समझ लीजिए एक हो गया प्रोडक्शन मैनेजर, एक हो गया सेल्स मैनेजर। सेल्स और प्रोडक्शन मैनेजर का जो ऊपर है वो है CEO बेसिकली, या CFO, उसका काम है सेल्स और परचेज दोनों का ध्यान देना, तो वो आपका रेवेन्यू सेंटर हो गया। एंड इसी तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। सो लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखना एक आपके लिए एक्सपेंसिव है, क्योंकि एडिशनल वो रिकॉर्ड आप अकाउंट्स में भी मेंटेन करते हैं और उसके लिए आपको कॉस्टिंग भी रखना पड़ता है, रिकन्सिलेशन करना पड़ता है। जो रिकन्सिलेशन बेसिकली कॉस्ट डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं और अकाउंट्स फाइनेंस वाले में क्या कर रहे हैं, दोनों कॉस्ट अमाउंट्स का रिकन्सिलेशन करते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, दो बार काम होता है तो डुप्लीकेशन भी होती है, एंड इनएफिशिएंसीज भी आती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने एक बेसिक चीज़ सीखी। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।